और इससे क्या होता है, मिट्टी मृदा का निम्नीकरण होता है। और पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल विकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनोरोपण और चरागाहों का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला यानी पशु चारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम भी किया जा सकता है। मृदा संसाधन, मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है। पौधों को विकास मिट्टी से ही मिलता है, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण भी करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र भी है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक शेल और सनस्तर शेल जलवायु, वनस्पति और अन्य जीव पदार्थ समय मुख्य कारक है। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी, अपघटन क्रियाएं मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। किसके द्वारा मृदा बनती है? तापमान में परिवर्तन के कारण, बहते जल की क्रिया, जब नदियों का जल बहकर आता है तो अपने साथ मृदा और रेतीले कण, धूल कण आदि भी लाता है और आसपास की जो परत रहती है वो मिट्टी में बदल जाती है। हिमनदी, नदियों का पिघलना और अपघटन क्रियाएं यानी चट्टानें वगैरह का टूटना, इससे भी क्या होती है, मृदा का निर्माण होता है। और ये प्रक्रिया एक बार में संपन्न नहीं होती, इसमें लाखों वर्ष लगते हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव यानी ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। अब देखेंगे मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृतियाँ, जलवायु, वनस्पतियाँ पाई जाती है। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है। सबसे पहला आता है जलोढ़ मिट्टी। यह मृदा बहुत विस्तृत रूप में फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा भी है। ये कहाँ पाई जाती है? यह गुजरात और राजस्थान में अधिक देखने को मिलती है। वास्तव में इसका उद्गम हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से ही बने हैं। ये मृदा इस प्रकार से दिखाई देती है। इस मृदा में रेत, सिल्ट, मृत्तिका विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं। मृदा के कणों का आकार क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भाग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती है और ऐसी मृदा पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चौक क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। कणों के आकार और घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। पुरानी जलोढ़ यानी बांगर और नया जलोढ़ यानी खादर। बांगर मृदा में कंकर और ग्रंथियां की मात्रा अधिक होती है, जबकि खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना ज़्यादा महीन कण, बहुत बारीक कण पाए जाते हैं। ये बहुत ही उपजाऊ है और इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले होते हैं? पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त। ये किन फसलों के लिए उपयुक्त है? गन्ना, चावल, गेहूँ और अनाज दलहन की फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसका अधिक उपजाऊपन, इसका कारण क्या है कि ये क्षेत्रों में गहन कृषि इसमें की जाती है और जनसंख्या घनत्व भी इसमें अधिक होता है जहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जिन क्षेत्रों में सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती है और ये सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार को भी बढ़ाया जा सकता है। तो अभी तक हमने कौन सी मृदा देखी? जलोढ़। इसके बाद आती है काली मृदा। इसका रंग काला होता है। रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। ये कपास के लिए उपयुक्त समझी जाती है, इसलिए इसको कपास मृदा भी कहा जाता है। ये किससे बनी है? जलवायु और जनक शैलों की से बनी है। ये मृदाएं दक्कन पठार यानी बैसाड़ के क्षेत्र के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। ये दिखने में इस प्रकार की होती है। इसके अलावा कौन कौन से राज्यों में मिलती है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र मतलब गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार आदि में पाई जाती है।
दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी कृष्णा नदियों की घाटियाँ तक ये फैली हुई है। ये काली मृदा भी बहुत महीन कण में होती है। हमारे यहाँ भी कौन सी मृदा है? काली मृदा है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसमें आसानी से ये नमी को धारण कर सकती है। इसके अलावा इसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने आदि के पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं। फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें भी पड़ जाती है। ये हम सब देख चुके हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ भी कौन सी है? काली मृदा ही पाई जाती है। गीली होने पर ये कैसी हो जाती है? चिपचिपी हो जाती है। पूरी तरह से अगर हम इस पर चले तो हमारे पैरों में ये मृदा आसानी से चिपक जाती है। इनको जोतना मुश्किल होता है। इस तरह की मृदा को जोतना भी मुश्किल होता है। इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने से पहले बौछार में ही शुरू कर दी जाती है ताकि इसे आसानी से जोता जा सके और इसमें फसलें उगाई जा सके। अब हम पढ़ेंगे लाल और पीली मृदा। ये दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान, दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पथ पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण है। इसका लाल रंग कैसा है? क्यों है? आग्नेय और जो रूपांतरित चट्टानें होती है उसमें क्या पाया जाता है? लौह धातु। उसकी वजह से इसका रंग कैसा दिखाई देता है? लाल। इनका पीला रंग भी जल योजन के कारण होता है, इसलिए इसको लाल और पीली मृदा के नाम से जाना जाता है। वो कहाँ पाई जाती है? ये दक्कन के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में। लेटराइट मृदा ग्रीक भाषा का शब्द है लेटर और इससे लेट राइट लिया गया है जिसका अर्थ होता है ईट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क ऋतुओं में एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा में अत्यधिक निच्छालन का परिणाम है और लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है। यहाँ पर pH भी दिया है उसका 6.0। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषण तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। ये मिट्टी पर्णपाती और सदाबहार वनों के लिए उपलब्ध होती है। इसमें ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। इस तरह से दिखाई देती है। मृदा संरक्षण और भूमि निम्नीकरण भी इसमें संभावना होती है। उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल की लाल लेटराइट किसके लिए उपयुक्त है? काजू की फसल के लिए उपयुक्त है। अब आती है मरुस्थली मृदा। नाम से स्पष्ट है मरुस्थल यानी कहाँ मिलेगी ये? राजस्थान में मरुस्थलीय भाग में। मृदाओं का रंग कैसा होता है? लाल और भूरा। यह आमतौर पर कैसी होती है? रेतीली और लवणीय। इसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक बरबीस में बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन की दर इसमें अधिक होती है। इसमें ह्यूमस और नमी की मात्रा भी कम होती है। मृदा की सतह नीचे से कैल्शियम की मात्रा को कैल्शियम की मात्रा इसमें बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। ये दिखने में इस प्रकार की होती है ये मृदा, ये जो यहाँ पे दी है। आगे क्या है? अवरुद्ध हो जाते हैं जल अंतः स्थियादन अवरुद्ध होता है। इसमें सही तरीके से अगर इसको सिंचित किया जाए तो ये भी कृषि योग्य इसको बनाया जा सकता है। ये ज़्यादातर कहाँ मिलती है? पश्चिमी राजस्थान। अब हम पढ़ेंगे वन मृदा। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है और वर्षावन उपलब्ध है। वर्षावन के लिए ये उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में मृदाएं दोमट, सिलदार और ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों के रूप में होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में जहाँ पर बर्फ गिरती है वहाँ मृदाओं का अपर्दन होता है और ये अधिसिलिक यानी एसिडिक ह्यूमस रहित होती है। इसमें एसिड की मात्रा अधिक होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती है।
मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है। मृदा बनने की क्रिया और अपरदन दोनों में संतुलन होता है। मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन यानी वनों का उन्मूलन करना, अति पशुचारण, निर्माण, खनन इत्यादि कई बार इस संतुलन को बिगाड़ देता है। और प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी, जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिनको अवनलिकाएं भी कहा जाता है। इस ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इसका उत्खात भूमि इसको के रूप के इस नाम से जाना जाता है। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि भी कहा जाता है। जल प्रस्तुत क्षेत्रों को ढके हुए ढाल के नीचे की ओर ये बहता है और ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन भी कहा जाता है। इस तरह से ये मृदा देखो यहाँ से बहकर पूरी तरह से खराब हो गई है। पवन द्वारा मैदान और ढालू क्षेत्रों में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं। कृषि के गलत तरीकों से मृदा का अपरदन होता है, जैसे हल चलाने, ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती है और अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा को काट देता है। ढाल वाली भूमि का समोच्च रेखा और समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल का बहाव की गति घटती जाती है और समुच्च जुताई इसको कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जाते हैं। सोपान कृषि और अपरदन को नियंत्रित करता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। सीढ़ी बनाकर खेती की जाती है और इसमें उनको फ़ायदा भी होता है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच घास की पट्टियाँ उगाई जाती है। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है, इसलिए इसको पट्टी कृषि कहा जाता है। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करता है। कई बार क्या करते हैं, खेतों के बीच में पेड़ों को उगाया जाता है जो इसकी रक्षा करते हैं। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस तरह से हमने ये पाठ पढ़ा। आपको अब इस वीडियो को देखकर इस पाठ को पढ़ना है।